इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जो फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया वो कैसे बनाया गया। अब हम फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने से पहले हम क्या बात करते हैं बेटा, हम डिस्कस करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम वो बात कर रहे हैं, उसके बाद हम फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का प्रोसीजर की बात करेंगे। तो बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आप यूं कह दो जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए हमें चाहिए तीन चीज़ें। एक तो हमें डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट चाहिए जो उस ट्रेट के लिए कोड करता है जिसको हम किसी होस्ट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। वो कैरेक्टर होस्ट के किसी भी मेंबर में प्रेजेंट नहीं है तो हम उस कैरेक्टर को किसी और इंडिविजुअल से लेंगे और उसको किस में ट्रांसफ़र करेंगे, होस्ट में। तो एक तो हमें वो डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है, अलग अलग टाइम में ये जो कैरेक्टर होता है ये अलग अलग होता है। अब इस डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट को हम जिस ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो ऑर्गेनिज्म कौन है, होस्ट। जहाँ पर हम इस डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट को एक्सप्रेस कराएंगे वो कहलाता है होस्ट। तो हमें एक तो डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट चाहिए, एक होस्ट चाहिए। लेकिन इस डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट को होस्ट में ट्रांसफ़र करने के लिए हमें एक व्हीकल चाहिए, कैरियर चाहिए जो इसको यहाँ से लेकर के होस्ट में ट्रांसफ़र कर दे। तो वो कौन है, वो है वेक्टर। कौन है बेटा, वेक्टर। अब क्वेश्चन आता है कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करें कैसे। तो देखो बेटा, डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट जो ऑर्गेनिज्म हमें देगा उसको हम बोलेंगे डोनर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हमें क्या करना है, उस डोनर की किसी सेल को निकालना है और उस सेल से उसका कंप्लीट जीनोम हम आइसोलेट कर लेंगे। ये हमने उसका पूरा का पूरा डीएनए कंटेंट बाहर निकाल लिया है। अब इस डीएनए कंटेंट में से हमें पूरा डीएनए नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसका एक सेगमेंट चाहिए। तो हमें इस सेगमेंट को निकालना है। तो इस सेगमेंट को निकालने के लिए हमें डीएनए में इंटरनल कट लगाने पड़ेंगे और इंटरनल कट के लिए हमें क्या चाहिए, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। लेकिन इंटरनल कट भी कहाँ, सिर्फ यहीं पे कट लगाने हैं हमें। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हम यूज़ करेंगे। कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस इस सीक्वेंस के एंड पे हो, यहाँ पे हो। जिसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या हो, इस सीक्वेंस के एंड पे हो, यहाँ पे हो, ताकि ये कट लगाए तो ये डीएनए सेगमेंट हमें मिल जाए। ठीक है। तो जैसे ही हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम दिया उसने इस डीएनए को कट किया। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर डीएनए जो होता है हमारा रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होती है तो सेम सीक्वेंस जीनोम में और भी कई जगह होगी। तो ये क्या करेगा, पूरे जीनोम को कई जगह पे कट कर देगा। जब ये पूरे जीनोम को कट कर दे तो हमें इन फ्रेगमेंट्स में से जितने भी फ्रेगमेंट्स हमें मिले, हमें सिर्फ ये फ्रेगमेंट आइसोलेट करना है। तो उसको हम किसके अकॉर्डिंग सेपरेट करेंगे, साइज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसका साइज़ हमें पता है। तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब साइज़ के अकॉर्डिंग सेपरेशन हो जाता है तो हमें उस सेगमेंट को ढूंढना है जिस साइज़ का सेगमेंट हमें चाहिए। तो ढूंढ लिया, फिर इस बैंड को हम बाहर निकालेंगे और इसमें से डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट को हम आइसोलेट कर लेंगे। यहाँ पर एनसीईआरटी ने सीधा इतना दिया है कि जो भी डोनर होगा उसे हम क्या ले लेंगे, डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट आइसोलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। फिर हमें क्या करना है बेटा, इस डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट को वेक्टर में इंसर्ट करना है। लेकिन वेक्टर क्या है, वेक्टर खुद बेटा एक सर्कुलर डीएनए होता है। अब इसके अंदर हम इसके अंदर हम डिजायर्ड डीएनए को कैसे इंसर्ट करें। भाई उस जीनोम का एक साइज होता है, उससे ज़्यादा साइज ये अकोमोडेट कर नहीं सकता है। तो हमें क्या करना है, इसको इंसर्ट करने के लिए वेक्टर में भी कट लगाना है। लेकिन बेटा हमेशा ध्यान रखना, डिजायर्ड डीएनए को आइसोलेट करने के लिए हमने जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ किया है सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम यूज़ करेंगे वेक्टर को कट करने के लिए। सेम क्यों, क्योंकि जब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करते हैं ना बेटा तो स्पेसिफिक एंड्स बनाते हैं
और अगर दोनों को हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे तो इन दोनों सेगमेंट के एंड इस तरीके से होंगे कि वो इजीली आपस में कॉम्प्लीमेंटैरिटी के बेसिस पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो जैसे ही आपने डिजायर्ड डीएनए को इस कट वेक्टर में इंसर्ट किया, उसने कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो की और वो बाइंड हो गया। लेकिन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ा? डीएनए लाइगेज। तो इसका मतलब वेक्टर के अंदर हमने डिजायर्ड डीएनए को इंसर्ट कराया और साथ में क्या डाल दिया? डीएनए लाइगेज। वो क्या करेगा? इन डीएनए के सेगमेंट को आपस में बाइंड करा देगा। बाइंड हो गया तो देखो ये आपका जो डीएनए बना, ये यहां तक का पार्ट तो है वेक्टर का डीएनए और ये पार्ट है डिजायर्ड डीएनए। इसको मिला करके जब ये कंबाइन हो जाते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। शॉर्ट में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे आरडीएनए। इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्यों कह रहे हैं? तो देखो रिकंबाइन, दोबारा से कंबाइन करा रहे हैं। कैसे? क्यों? हमने पहले इनको कट किया है, दोनों को कट किया है और फिर इनको हम कंबाइन कर रहे हैं, तो ये एक नया कॉम्बिनेशन बन रहा है, रिकॉम्बिनेशन बन रहा है, नया कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर हमें क्या करना है? अब ये वेक्टर तो सिर्फ एक कैरियर का काम करेगा, तो ये क्या करेगा? इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किस में ट्रांसफर करेगा? होस्ट में। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपका वेक्टर आ गया किस में? होस्ट में। अब ये वेक्टर का खुद का ओराई भी होता है, वो इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, लेकिन वो मल्टीपल कॉपीज किस लिए चाहिए? न्यूक्लियसेज एंजाइम से अपने आप को बचाने के लिए, ताकि ये डिजायर्ड डीएनए किस में इंटीग्रेट हो जाए? होस्ट के क्रोमोसोमल डीएनए में इंटीग्रेट हो जाए। अगर ये होस्ट के क्रोमोसोमल डीएनए में इंटीग्रेट हो जाता है तो इस होस्ट को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांसफॉर्मेंट। क्योंकि ये प्रोसेस क्या कहला रहा था? ट्रांसफॉर्मेशन। वो बाद का प्रोसेस है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में ट्रांसफर करना। अब होस्ट में ट्रांसफर होने के बाद उसके साथ क्या होता है? वो फेट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये था आपका बेसिक स्टेप। दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हमें क्या चाहिए? एक तो चाहिए डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट, वेक्टर और होस्ट। हमें क्या करना है? डोनर का कंप्लीट जीनोम निकालना है और उसमें से डिजायर्ड सेगमेंट को आइसोलेट करने के लिए हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाला। सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से हमने वेक्टर को कट कराया और डीएनए लाइगेज की हेल्प से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जो कट स्पेसिफिक सेगमेंट था उसको हमने किसके साथ बाइंड करा दिया? वेक्टर के साथ बाइंड करा दिया और हमें क्या मिल गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अलाउ किया कि वो होस्ट को इन्फेक्ट करे और जब वो होस्ट को इन्फेक्ट करेगा तो डिजायर्ड डीएनए को किस में इंसर्ट करेगा? होस्ट में। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन। और जब वो होस्ट में इंसर्ट हो जाता है तो होस्ट को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, तो ये था जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस। अब मैं आपको बताऊंगी कि पहला आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया और कब बनाया, तो उसका प्रोसेस हमें स्टडी करना है। तो वो देखें बेटा एक बार आप फटाफट। तो इसके केस में हमने देखना पड़ेगा, क्योंकि हम फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक डिजायर्ड जीन होगा, उसका कोई नाम होगा, कोई कैरेक्टर होगा, कौन सा हमने वेक्टर यूज़ किया, कौन सा हमने होस्ट यूज़ किया, तो ये हमें बताना है। तो इसमें सबसे पहले देखना कि जो फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इट वाज constructed by Stanley Cohen and Herbert Boyer. दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, आर्टिफिशियल डीएनए। ठीक है, आर्टिफिशियली इसको बनाया था। ठीक है, कब बनाया था? 1972 में। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है सेकंड पेज पे, बायोटेक्नोलॉजी में। अब कैसे बनाया? इसके लिए कोई तो डोनर लिया होगा, कोई वेक्टर लिया होगा, कोई होस्ट। फिर डोनर में से डिजायर्ड जीन कौन सा था ये हमें पढ़ना है। बेसिक प्रोसीजर हम पढ़ चुके हैं। तो डोनर का काम कौन कर रहा था? एक बैक्टीरिया का प्लाज्मिड, लेकिन इस बैक्टीरिया का नाम नहीं दिया।
अब प्लाज्मिड क्या है, ये आप +1 क्लासेज में पढ़ चुके हो कि ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए है। तो इसके बाहर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड में से भी कौन सा प्लाज्मिड बेटा, आर प्लाज्मिड आपने पढ़ा होगा, जो प्लाज्मिड एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस एबिलिटी रखता है। तो इसके प्लाज्मिड में से हमें वो जीन चाहिए जो किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस एबिलिटी देता है, क्योंकि यहाँ पर जो हम एक होस्ट यूज करने वाले हैं, होस्ट भी क्या है, एक बैक्टीरिया है, लेकिन वो बैक्टीरिया किसी भी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट नहीं है। मतलब जब भी हम कोई एंटीबायोटिक डाल देते हैं तो उस बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका जो होस्ट हो वो एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में भी सरवाइव करे। और ऐसा सिर्फ कब हो सकता है, जब आपका होस्ट एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो जाए, लेकिन उस होस्ट में तो एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंट एबिलिटी है नहीं, तो हमने किसी और इंडिविजुअल का वो जीन आइसोलेट करना है जो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस देता हो, और उसको किस में ट्रांसफर करना है, होस्ट में। तो इन्होंने एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में से उस जीन को आइसोलेट किया जो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। फिर इन्होंने क्या किया, इसको होस्ट में ट्रांसफर करने के लिए एक वेक्टर यूज किया। अब वेक्टर का नाम आपको याद करना पड़ेगा, ज़्यादातर केसेज में हम एक प्लाज्मिड वेक्टर यूज करते हैं। तो इसने जो प्लाज्मिड वेक्टर यूज किया वो साल्मोनेला टाइफीमीडियम का था। बेटा ध्यान से देना, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे भी प्लाज्मिड यूज कर रहे हैं, लेकिन ये प्लाज्मिड डोनर का काम कर रहा है, ये वेक्टर का काम नहीं कर रहा है। वहाँ पे हमने बैक्टीरिया का नाम नहीं बताया। यहाँ पर जो प्लाज्मिड वेक्टर का काम कर रहा है वो प्लाज्मिड कौन से बैक्टीरिया का है, साल्मोनेला टाइफीमीडियम का। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है, साल्मोनेला टाइफीमीडियम का प्लाज्मिड निकालना है और उसके प्लाज्मिड को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना है जिससे हमने डिजायर्ड जीन को कट किया था। और फिर डीएनए लाइगेज की हेल्प से इस डिजायर्ड जीन सेगमेंट को किस में इंसर्ट करा देना है, वेक्टर के डीएनए में इंसर्ट करा देना है। और जब ये इंसर्ट हो जाता है तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या सिंपली हम बोल देते हैं रिकॉम्बिनेंट। अब हमें क्या करना है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में ट्रांसफर करना है। तो जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था उसके लिए जो होस्ट सेलेक्ट किया गया था वो कौन था, ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई। बेटा एक चीज ध्यान रखना, वेक्टर जो है वो सुटेबल होना चाहिए कि वो फॉरेन डीएनए, डिजायर्ड डीएनए को भी एक्सेप्ट कर सके और वो होस्ट के लिए भी सुटेबल होना चाहिए। तो ई कोलाई होस्ट यहाँ पर सेलेक्ट क्यों किया गया, क्योंकि ये काफ़ी हद तक मैच करता है किससे, साल्मोनेला टाइफीमीडियम से, जिससे हम एक प्लाज्मिड ले रहे हैं जिसको हम वेक्टर के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे ही ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने ई कोलाई में ट्रांसफ़र किया तो ई कोलाई एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो गया, जबकि जो नॉर्मल ई कोलाई था बेटा वो किसी भी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट नहीं था। ठीक है, और होस्ट में डालने के बाद डिजायर्ड डीएनए उसके रेप्लिकेज एंजाइम को यूज करके, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यूज करके अपनी मल्टीपल कॉपीज बना लेता है और प्रोजेनी में भी ट्रांसफर हो जाता है। वो फेट हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हमने दो वर्ड बार बार यूज किए। एक तो हमने वर्ड यूज किया प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड का डीएनए, और एक हम वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए। तो इन दोनों डीएनए में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखना। प्लाज्मिड जो डीएनए होता है इट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है। ये उसके उस डीएनए का पार्ट नहीं होता है जो कि उसका न्यूक्लियोइड बनाता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए का पार्ट होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है। जबकि क्रोमोसोमल डीएनए उसका न्यूक्लियर डीएनए होता है जो उसके न्यूक्लियोइड का पार्ट होता है। न्यूक्लियोइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस तो होता नहीं है, न्यूक्लियस की जगह पे न्यूक्लियोइड होता है। तो उनके न्यूक्लियोइड का जो डीएनए, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल का काम कर रहा है, वो तो कौन सा है, क्रोमोसोमल डीएनए। और उस न्यूक्लियोइड के डीएनए से बाहर
जो छोटे छोटे सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं डीएनए है, उसको हम क्या कह रहे हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, तो वो क्या कहलाता है, प्लाज्मिड कहलाता है। हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि डीएनए है तो दोनों के ऊपर जीन होंगे, लेकिन डिफरेंस क्या है, क्रोमोसोमल डीएनए पे जो जीन्स होते हैं, जो लोकेटेड होते हैं, वो वाइटल जीन्स होते हैं। वाइटल जीन्स मतलब जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर ये जीन प्रेजेंट ना हो तो इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन प्लाज्मिड के पास हमेशा एक्स्ट्रा जीन होते हैं। इट कैरीज नॉन वाइटल जीन्स। नॉन वाइटल मतलब ये जीन वाइटल फंक्शंस के लिए कोड नहीं करते हैं। इसका मतलब अगर ये जीन बैक्टीरिया के पास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सर्वाइव नहीं कर सकता। हालांकि पर्टिकुलर कंडीशन में जब ई कोलाई के पास रेजिस्टेंट जीन नहीं था और उसको एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में ग्रो करा दिया तो उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन नॉर्मली वो सर्वाइव करेगा। अगर ये वाइटल जीन होता तो नॉर्मल कंडीशंस में भी वो सर्वाइव नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये एक तो ये डिफरेंस होता है। तीसरा डिफरेंस क्या होता है, ए बैक्टीरियल सेल may carry 1 to several plasmid DNA। ये क्या कह रहा है, एक बैक्टीरियल सेल में एक से लेकर के सेवरल प्लाज्मिड डीएनए हो सकते हैं, जबकि एक क्रोमोसोमल डीएनए की अगर हम बात करें तो एक बैक्टीरियल सेल में सिर्फ और सिर्फ 1 क्रोमोसोमल डीएनए होता है। क्या होता है, 1 क्रोमोसोमल डीएनए होता है। तो ये डिफरेंस होता है किसके केस में, प्लाज्मिड डीएनए और आपके क्रोमोसोमल डीएनए में। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर। कल के लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग और हम बायोटेक के प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू बेटा।